हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपने स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे, आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे। और आप मुझे बताइए कि लास्ट टाइम पर जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा था सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ओके है। यदि सब कुछ ओके है तो एक बार यस और नो में आंसर कर दीजिएगा। और आप लोगों की थोड़ी सी क्लास लेट शुरू हुई है, इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, जो इंटरनेट था वो फ्लक्चुएट कर रहा था, जिसकी वजह से क्लास आपकी थोड़ी सी लेट हो गई है। इसके लिए आप सभी लोगों को से टू सॉरी, मतलब आप लोगों को सॉरी कहता हूँ। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये हम लोगों के हाथ में नहीं होती हैं, इंटरनेट का आना जाना ये सब हम लोगों के हाथ में नहीं होती है। कभी बारिश का मौसम हुआ, कभी कुछ हुआ तो समस्याएं हो जाती हैं। तो एक बार आप मुझे बताइएगा, डीके जी, सौरभ जी, मंटू जी, आप लोग कैसे हो? आप सब लोग अच्छे हो ना? और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में प्री से लेकर मेंस तक में ढेर सारे प्रश्नों को पूछा गया है, ढेर सारे प्रश्नों को पूछा गया है। कोई गैस कर सकता है? कोई गैस कर सकता है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हो सकता है कि आप लोगों में टॉपिक लगा हुआ हो कि ये वाला टॉपिक चलने वाला है, टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग सही गेस करें, लेकिन यदि आप लोग नहीं गेस कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसको मैं ही बता देता हूँ। नाम है पर्यावरण, जय हिंद, जय हिंद सभी लोगों को, जय हिंद, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन, पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन, यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी? यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए समय समय पर क्या क्या सभाएं हुई, क्या क्या सम्मेलन हुए, कौन कौन से कॉन्फ्रेंस हुए, इन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपके एग्जाम का 5 स्टार टॉपिक है। बताइए, सब कुछ क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? यदि सब कुछ क्लियर है तो आप एक बार मुझे यस और नो में आंसर कर देंगे, ताकि हम लोग बिना किसी समस्या के, बिना किसी रुकावट के हम लोग आगे बढ़ सकें, ठीक है। बिना किसी समस्या के, बिना किसी रुकावट के हम लोग आगे बढ़ सकें। ये है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ये क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए समय समय पर कौन कौन सी सभाएं, कौन कौन से सम्मेलन और कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, उन पर हम लोग यहाँ पर बातें करने वाले हैं, उन पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आर यू रेडी? सब लोग तैयार हैं? एक बार आप लोग मुझे यस और नो में आंसर कर दीजिएगा कि हाँ सर, हम लोग सब लोग तैयार हैं, ठीक है। वेरी गुड अश्वनी। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही? देखिए, आवाज़ तो यहाँ से बिल्कुल पूरी तरीके से आ रही है, आप एक बार देख लीजिएगा। सभी लोग क्लियर हैं? सभी लोग क्लियर हैं? प्रमोद जी, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, नाम आता है जिनेवा प्रोटोकॉल का। किसका नाम आता है? जिनेवा प्रोटोकॉल। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिनेवा प्रोटोकॉल से। हम लोग का जो कुछ क्रम रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले जो हुए उन्हीं के क्रम से मैं अब तक लेकर आऊँगा, ठीक है। जिनेवा प्रोटोकॉल की डेट होती है 1925। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो सम्मेलन है, प्रोटोकॉल है, सभा है, ठीक है, या समिट है, ये कब होती है, ये पहला पता होना चाहिए। दूसरा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, और इस सभा में मेन कौन कौन से पॉइंट्स थे, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नाम आता है जिनेवा प्रोटोकॉल का। किसका नाम आता है? जिनेवा प्रोटोकॉल का। आप सभी लोगों ने जिनेवा शब्द को कई बार सुना होगा, कई हेडक्वार्टर्स भी यहाँ पर हैं, कई संस्थाओं के हेडक्वार्टर भी यहाँ पर हैं। जिनेवा की बात करें तो जिनेवा लोकेटेड कहाँ पर है? तो जिनेवा जो है ये स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही फेमस शहर है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। और जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 में होता है। स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में 1925 में किस विषय पर होता है? किस विषय पर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें विषय होता है जैविक एवं रासायनिक हथियारों के प्रयोग को निषेध करने के लिए। आपने देखा था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें बहुत सी समस्याएं हुई, बहुत से खतरनाक हथियारों का प्रयोग किया गया, ठीक है, बहुत से खतरनाक हथियारों का प्रयोग किया गया, यहाँ तक कि जैविक हथियारों का प्रयोग किया गया। मैंने आपको कल पढ़ाया था जैव प्रदूषण। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको कल बायो पॉल्यूशन पढ़ाया था। उसमें बताया था कि किसी भी स्थान पर यदि हम लोग हानिकारक सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ा दें, या किसी भी स्थान पर हानिकारक सूक्ष्मजीवों को हम लोग छोड़ दें, तो वो स्थान क्या हो जाता है? वो स्थान गुणवत्ताहीन हो जाता है, गुणवत्ता का वहाँ पर ह्रास हो जाता है, जो कि जैव प्रदूषण है। जैव प्रदूषण हमेशा किससे होता है? सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है, हानिकारक सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है। और ये हानिकारक सूक्ष्मजीव जो हैं, इनको आप जैविक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में प्रयोग करते हैं? जैविक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था
कि अल-कायदा के द्वारा ये जो आपका बैसिलस एंथ्रेसिस है इसको जैविक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया। इसके बाद बहुत से लोगों का मानना था कि कोरोना जो वायरस है, कोविड-19 की बीमारी का जो कारण है कोरोना वायरस, ये भी चीन के द्वारा बनाया गया जैविक हथियार है। और आप देखेंगे कि जापान और चीन के बीच में एक जैविक हथियार के रूप में प्लेग वाले जीवाणु को भी क्या कर दिया गया था, भेज दिया गया था। तो इस तरीके से जो जैव प्रदूषण है उसको यहाँ पर, जैव प्रदूषण जो है उसको यहाँ पर फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनको हम लोग जैविक हथियार कह रहे हैं, बायोलॉजिकल वीपन्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बायोलॉजिकल वीपन्स कह रहे हैं। और जिनेवा प्रोटोकॉल में यही जैविक हथियारों का जो प्रयोग है इसको निषेध किया गया, यानी कि अब कोई भी देश जैविक हथियारों का, रासायनिक हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। उसके लिए विश्वव्यापी क्या होता है, सम्मेलन होता है। उसके लिए वर्ल्ड वाइड क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, या कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड सभी देश एक साथ आते हैं, समझौता होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनेवा प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनेवा प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इस बात को आप यहां पर लिख लेते हैं। जैविक एवं रासायनिक हथियारों, जैविक एवं रासायनिक हथियारों, जैविक एवं रासायनिक हथियारों, जैविक एवं रासायनिक हथियारों के प्रयोग को निषेध करने के लिए, के प्रयोग को निषेध करने के लिए, निषेध करने के लिए, निषेध करने के, निषेध करने हेतु, निषेध करने हेतु स्विट्जरलैंड, निषेध करने हेतु स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता या फिर आप बोल सकते हैं सम्मेलन। ठीक है, ये हो जाता है आपका पहला, ये हो जाता है आपका पहला, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला जिनेवा प्रोटोकॉल। इसके बाद नाम आता है किसका? इसके बाद नाम आता है आपका वो सम्मेलन जिससे आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न मिलते हैं, ऐसा सम्मेलन जिससे कि आपके मेंस तक में लिखने को आया करते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ यूपीएससी का जो लगातार आपका इस पर ना पूछा गया हो, और यूपीएससी में तो प्री में ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन मिलता है यहाँ से, क्योंकि ये क्या है, ये करंट में चीज़ें इसमें जुड़ती रहती हैं, तो इसलिए ये और भी क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी कि स्टैटिक के साथ साथ ये करंट का भी क्या हो जाता है, टॉपिक हो जाता है। जो इन्वायरमेंट में जो करंट इश्यूज होते हैं उसका ये क्या हो जाता है, टॉपिक हो जाता है। नाम मैं ले रहा हूँ, कोई गैस करेगा किस पर हम लोग बात करेंगे? हम लोग बात करने वाले हैं रामसर सम्मेलन पर। किस पर बात करने वाले हैं? रामसर सम्मेलन पर बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले रामसर सम्मेलन में हम लोग यहाँ पर इसका डेट और समय तय कर लेते हैं, कब हुआ। तो रामसर सम्मेलन का जो समय है ये आपको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक डे बनाया जाता है। रामसर सम्मेलन होता है 2 फरवरी 1971 में। कहाँ पर होता है? ये ईरान के शहर रामसर में होता है। ठीक है, 2 फरवरी 1971 में होता है। ये जो रामसर जगह है, जैसे कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में हम लोगों ने बात की थी, स्विट्जरलैंड में, वैसे ही रामसर कहाँ पर है? रामसर है ईरान का शहर। कहाँ का शहर है? ईरान का शहर। ठीक है, ईरान का शहर, ईरान का शहर। ठीक है, ईरान का शहर। रामसर सम्मेलन होता है 1971 में। रामसर सम्मेलन कब होता है? 1971 में। मेन डेट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 1971 में होता है। और एग्जैक्ट इसका डेट कितना है? एग्जैक्ट डेट कितना है इसका? इसका एग्जैक्ट डेट कितना है? 2 फरवरी 1971। कितना है? 2 फरवरी 1971। वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट, है ना? यस। अभी बहुत बातें हैं इस पर बहुत बातें हैं। जरा मेरे से एक बार आप मुझे बताइएगा, जरा मेरे से सभी लोग एक बार आंसर करिएगा सुनकर जरा, कि आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा कैस्पियन सागर का। नाम सुना है कि नहीं? कैस्पियन सागर सुना है? और जो कैस्पियन सागर है, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, आर्द्र भूमि के लिए बिल्कुल सही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपने कैस्पियन सागर का नाम सुना होगा। कैस्पियन सागर को कौन कौन से देश घेरे हुए हैं, इस पर आप बता दो, इस पर आंसर कर दो। ठीक है, जो रामसर सम्मेलन होता है इसका मेन जो पर्पज होता है वो क्या होता है?
वो आर्द्र भूमियों और नम भूमियों, आर्द्र भूमियों और नम भूमियों का संरक्षण, आर्द्र भूमियों और नम भूमियों का संरक्षण। अभी हम बात करेंगे कि आर्द्र भूमियों और नम भूमियों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है ना। आर्द्र भूमियों या आप कह सकते हैं नम भूमियों, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं वेटलैंड्स। क्या बोलते हैं, वेटलैंड्स बोलते हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेटलैंड्स बोलते हैं, ठीक है ना, वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स का संरक्षण किस सम्मेलन से संबंधित है, रामसर सम्मेलन से। आर्द्र भूमियों या फिर नम भूमियों का संरक्षण, नम भूमियों का संरक्षण, ठीक है, नम भूमियों का संरक्षण। मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा है उस पर आप लोग आंसर करिए जरा, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उस पर आंसर करिए फटाफट, उस पर आंसर करिए। मैंने आपसे पूछा है कि कैस्पियन सागर जो है इसको कौन कौन से देश घेरे हुए हैं। तो सबसे पहले जो कैस्पियन सागर है इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये क्या है, ये झील है, क्या है, झील है, और विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। जब झील की बात आती है तो हम लोग ये भी बात करते हैं कि झील मीठे पानी की झील है। हाँ बिल्कुल सही बात है। सबसे गहरी नहीं है बच्चे, गहरी थोड़ी ना है, गहरी तो बेकाल हो जाएगी ना। अच्छा आंसर आया सौरभ जी ने, बिल्कुल कजाकिस्तान बताया, तुर्कमेनिस्तान बताया है, ईरान बताया है, अजरबैजान बताया है और रसिया बताया है। बिल्कुल सही, क्या बात है, आपने बिल्कुल सही मैपिंग की है, बिल्कुल सही आंसर किया है, ठीक है। कजाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, एकदम अभिषेक जी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छा। विश्व की सबसे खारे पानी की झील है, यस, ये बात सही कही है आपने। तो पहला तो यहाँ पर बनता है कि जो कैस्पियन सागर है ये, इसके लिए पहला पॉइंट कि विश्व की सबसे बड़ी झील है, लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी झील। और जब इस झील की टाइप की बात की जाती है तो एक कैसी झील है, ये सलाइन वाटर लेक है, या कह सकते हैं सलाइन लेक है, लवणीय झील है। लवणीय का मतलब होगा क्या, ये खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। दूसरा है विश्व की, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी कैसी झील है, खारे पानी की झील। दूसरा पॉइंट, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील लोकेटेड कहाँ पर है, यदि इसकी लोकेशन देखें तो ये प्राकृतिक सीमा बनाती है यूरोप और किसके बीच में, एशिया के बीच में। एशिया एवं यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा, एशिया एवं यूरोप के मध्य, एशिया एवं यूरोप के मध्य, यूरोप के मध्य प्राकृतिक सीमा, मध्य क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। यूरोप एवं एशिया के मध्य, यूरोप एवं एशिया के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाने वाली में एक नाम और एक नाम किसका होगा, कैस्पियन सागर का होगा। किसका नाम होगा, कैस्पियन सागर। ये जो कैस्पियन सागर है इसको सराउंड किए हुए हैं 5 कंट्री। कितनी कंट्री, 5 कंट्री। बिल्कुल जिन्होंने आंसर किया है कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, बिल्कुल सही किया है। हम एक तरफ से चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक तरफ से चलेंगे। कैस्पियन सागर को, कैस्पियन सागर को अवरुद्ध करने वाली, चूंकि अवरुद्ध है ना मतलब किसको घेरे हुई हैं, तभी तो ये झील बनी। ये जो कैस्पियन सागर है झील कैसे बनी है, क्योंकि इसको स्थलों ने घेर रखा है, और स्थलों के बीच में जो पानी का भाग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, झील कहेंगे। क्या कहेंगे, झील कहेंगे। वेरी राइट, है ना, बहुत बढ़िया। जो भी आंसर किया है खारे पानी की झील बिल्कुल रही सही है, और जिन्होंने 5 देशों के नाम बताए हैं बिल्कुल सही बताए हैं, वेरी राइट, ठीक है। अवरुद्ध करने वाले, अवरुद्ध करने वाले देश कौन कौन से हो जाएंगे, अवरुद्ध करने वाले देश में आप यदि देखें इसको तो पहले नंबर पर किधर से चलें हम लोग चलते हैं क्लॉकवाइज। हम लोग किधर चलते हैं, हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे तो नाम आएगा किसका, कजाकिस्तान का। किसका नाम आएगा, कजाकिस्तान का, ठीक है। ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज समझ रहे हैं ना, ऐसे चल रहे हैं। फिर इसके बाद नाम आएगा किसका, इसके बाद नाम आएगा तुर्कमेनिस्तान का। किसका नाम आएगा, तुर्कमेनिस्तान का नाम आएगा, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। इसके बाद फिर कौन आएगा, इसके बाद फिर कौन आएगा, इसके बाद फिर आएगा ईरान। इसके बाद फिर कौन आएगा, ईरान। और इसके बाद फिर कौन आएगा, इसके बाद आएगा अजरबैजान। इसके बाद कौन आएगा, अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान, अजरबैजान, ठीक है। और फिर लास्ट में आएगा, लास्ट में आएगा आपका रूस। लास्ट में क्या आएगा, रूस आएगा। इस तरीके से ये 5 कंट्रियां हो जाती हैं। अभी आपने कहा कि ईरान का शहर रामसर,
ईरान का शहर रामसर जो है ये किसके किनारे स्थित है? कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। ईरान का शहर रामसर किसके किनारे स्थित है? 5 स्टार क्वेश्चन, कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। ये आपका हो जाता है। तो जो रामसर सम्मेलन होता है उसमें जो ईरान का शहर रामसर है वो कैस्पियन सागर के किनारे है। इस बात को आप नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे। कैस्पियन सागर के किनारे, कैस्पियन सागर के किनारे, कैस्पियन सागर के किनारे, ठीक है, के किनारे। क्लियर है बच्चे? कैस्पियन सागर के किनारे। अब एक चीज और आपको मैंने बताई थी कभी, जब मैंने आपको इकोसिस्टम पढ़ाया था तो इकोसिस्टम में मैंने आपको बताया था कि इकोटोन क्या होता है। मैंने आपको इकोटोन बताया था। आप में से देखें कितने लोगों को याद है इकोटोन। फटाफट आप लोग आंसर करिएगा कि इकोटोन का मतलब क्या होता है। इकोटोन क्या होता है? तो इकोटोन क्या होता है? दो पारितंत्रों के मध्य का क्षेत्र होता है। इकोटोन हम लोग किसे कहते हैं? दो इकोसिस्टम के मध्य का क्षेत्र। दो इकोसिस्टम के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। और यदि एक इकोसिस्टम कौन हो? एक इकोसिस्टम स्थल हो, यानी कि टेरेस्ट्रियल हो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, और दूसरा क्या हो? हाँ, दूसरा क्या हो? दूसरा हो जलीय। तो उनके बीच का जो क्षेत्र बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं आर्द्र भूमि, उसको हम लोग बोलते हैं नम भूमि, उसको हम लोग बोलते हैं दलदली भूमि, ठीक है। ये सारे नाम आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो यदि कभी आपके दिमाग में ये बात आए कि आर्द्र भूमियों को जब हम ही पढ़ेंगे, अभी हम लोग आर्द्र भूमियों को पढ़ेंगे कि रामसर साइट्स में भारत की कितनी, रामसर सम्मेलन में भारत की कितनी आर्द्र भूमियां हैं या कितने भारत में रामसर साइट्स हैं, तो आर्द्र भूमियों में नाम किसका आएगा? आर्द्र भूमियों में नाम आएगा झील का भी। आर्द्र भूमियों में नाम किसका आएगा? झील का भी नाम आएगा। तो इसमें आप कह सकते हैं कि आप किसको किसको ले लोगे? आप ऐसे क्षेत्रों को ले लोगे जहां पर नमी क्या रहेगी? अधिक रहेगी, है ना। आर्द्र भूमि में आप किसको कंसीडर कर लेंगे? नमी वाले स्थानों को कंसीडर कर लेंगे। यदि हम लोग देखेंगे जलीय भाग, तो जलीय भाग में तो नमी रहेगी, ठीक है। तो नमी वाले स्थानों को ही कंसीडर किया गया है। नमी वाले स्थानों को क्या किया गया है? नमी वाले स्थानों को इसमें रखा गया है, ठीक है। नमी वाले स्थानों को रखा गया है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए हम लोग आर्द्र भूमि की जगह पर दूसरा वर्ड क्या यूज कर लेते हैं? नम भूमियाँ। क्या कर लेते हैं? नम भूमियाँ। वैसे तो यदि आप इसका डिफिनीशन देखें, आर्द्र भूमियों का डिफिनीशन देखें, तो आर्द्र भूमियाँ क्या हैं? ये इकोटोन है। क्या है ये? इकोटोन है। किसके किसके मध्य का? ये है स्थलीय पारितंत्र का और जलीय पारितंत्र का। यस, वेरी राइट, यस यस यस, 75। ये वाली बातें भी होंगी, ठीक है। रुके रहिए, थमे रहिए और चीज़ों को सीखते चलिए। नम भूमियाँ जो हैं वेटलैंड, है ना। नम भूमियाँ, वेटलैंड का मतलब होता है जहाँ पर नमी बनी रहे। वो झील हो सकती है, वो क्या हो सकता है? कोई नदी हो सकती है, वो कोई क्या हो सकता है? कोई नेशनल पार्क में स्थित कोई भाग हो सकता है जहाँ पर नमी की मात्रा क्या हो? ज़्यादा हो। दलदली क्षेत्र हो सकता है, दलदली क्षेत्र हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप नमी भूमियों के, नम भूमियों के अंदर रख देंगे, आर्द्र भूमियों के अंदर रख देंगे। लेकिन यदि आपसे कोई साइंटिफिकली पूछे कि आर्द्र भूमियाँ होता क्या है, तो आप बताएंगे कि ये क्या है? ये दो इकोसिस्टम के मध्य का क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? संक्रमणीय क्षेत्र है, जहां पर दो इकोसिस्टम आकर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बैंड डायग्राम पढ़कर जरा देख कर बताइएगा कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बैंड डायग्राम देखकर बताइएगा कि आपने समझ लिया है कि नहीं समझ लिया। ये एक बैंड डायग्राम जो है एक इकोसिस्टम को दिखा रहा है। अब दूसरा बैंड डायग्राम बना दें, दूसरा बैंड डायग्राम बना दें, ठीक है। दूसरा बैंड डायग्राम ये वाइट से दिख रहा है, ये किससे दिख रहा है? वाइट से दिख रहा है। अब देखो, आप इन दोनों को पढ़ने के बाद ये बताओ कि इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसको आपने क्या कहा था? इसको आपने क्या कहा था? इसको आपने कहा था इकोटोन। इसको आपने क्या कहा था? इसको आपने कहा था इकोटोन। इस वाले क्षेत्र को आपने क्या कहा था? इकोटोन। इकोटोन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इकोटोन हो जाएगा। क्लियर है? बोलो, इतनी बात क्लियर है कि इकोटोन क्या हुआ? इकोटोन हुआ इकोसिस्टम 1 और इकोसिस्टम 2 का। इकोसिस्टम 1 और इकोसिस्टम 2 का क्या होगा? ये ट्रांजिशन जोन होगा, संक्रमणीय क्षेत्र होगा। इसको आप क्या बोलेंगे? दो पारितंत्रों के मध्य का संक्रमणीय क्षेत्र। वेरी राइट, है ना। दो पारितंत्रों के मध्य का संक्रमणीय क्षेत्र, दो पारितंत्रों के मध्य का संक्रमणीय क्षेत्र। संक्रमणीय को आप क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन जोन।
दो पारितंत्रों के मध्य का संक्रमणीय क्षेत्र क्या कहलाता है? दो पारितंत्रों के मध्य का संक्रमणीय क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। क्या कहलाता है? इकोटोन। यदि एक इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब है पारितंत्र, यदि क्या हो? स्थलीय पारितंत्र हो। स्थलीय पारितंत्र का मतलब है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, ठीक है। और दूसरा इकोसिस्टम क्या हो? जलीय पारितंत्र हो। दूसरा इकोसिस्टम क्या हो? जलीय पारितंत्र हो। जलीय पारितंत्र हो तो उन दोनों के मध्य का जो इकोटोन बना वो क्या कहलाएगा? वो कहला देगा आर्द्रभूमि। वो क्या कहला देगा? आर्द्रभूमि। बोलो, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि आर्द्रभूमि क्या है? स्थलीय एवं जलीय पारितंत्र के मध्य का संक्रमणीय क्षेत्र। फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। क्लियर हो रही है वाली बात? अब यहाँ पर बात आती है कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण क्यों जरूरी है। मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने इकोसिस्टम वन में 4 प्रजातियां दिखाई। इकोसिस्टम वन में आपने कितनी प्रजातियां दिखाई? 3 प्रजातियां दिखाई, ठीक है। अलग अलग सिंबल से दिखाया आपने। इकोसिस्टम नंबर 2 में भी आपने अलग अलग प्रजातियां दिखाई, अलग अलग सिंबल से दिखाई। कैसे दिखाई? ये इस तरीके से देखें, ये 3 3 है। इकोसिस्टम वन में कितनी जीवों की जातियां हैं? 3। इकोसिस्टम नंबर 2 में कितनी है जीवों की जातियां? 3। आप मुझे बताइए कि बीच में क्या होगा? बीच में इधर की भी तीनों जातियां जा सकती हैं और इधर की भी तीनों जातियां जा सकती हैं। यदि इकोसिस्टम नंबर 1 में जीवों की 3 जातियां हैं और इकोसिस्टम नंबर 2 में जीवों की 3 जातियां हैं, तो बताइएगा बीच वाले भाग में क्या 6 जातियां जा सकती हैं? क्या जीवों की 6 जातियां एग्जिस्ट कर सकती हैं? आप कहोगे यस, पॉसिबिलिटी है। और यदि पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पर जीवों की जातियों में विविधता क्या है? ज़्यादा है। और यदि यहाँ पर जीवों की जातियों में विविधता ज़्यादा है तो जैव विविधता ज़्यादा है, और जैव विविधता ज़्यादा है तो उसका संरक्षण भी क्या है? आवश्यक है। उसका संरक्षण भी क्या है? आवश्यक है। देख लीजिए, कोई भी पारितंत्र होता है उसकी अपनी क्या होती है? उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी होती है। प्रोडक्टिविटी होने पर वहाँ पर जीवों की जातियाँ होंगी। जब जीवों की जातियाँ देखिए तो इकोसिस्टम नंबर 1 में कितनी जीवों की जातियाँ हैं? 3 हैं। इकोसिस्टम नंबर 2 में जीवों की जातियाँ कितनी हैं? 3 हैं। और यदि दोनों को क्या कर दिया जाए, दोनों के मध्य का संक्रमणीय क्षेत्र देखा जाए, यदि दोनों के मध्य का संक्रमणीय क्षेत्र देखा जाए तो आप मुझे बता दीजिए, क्या इस संक्रमणीय क्षेत्र में दोनों इकोसिस्टम की जीवों की जातियों के एग्जिस्ट होने की संभावना है कि नहीं है? सब लोग बताएंगे। क्या इस इकोटोन में दोनों पारितंत्रों के जीवों की जातियों के वहां पहुंचने की संभावना है कि नहीं है? बिल्कुल संभावना है। तो जो इकोटोन वाला भाग है, जो यहाँ पर आर्द्रभूमि बना, ये क्या हो जाता है? ये जो आर्द्रभूमि होता है अपनी जैव विविधता के लिए फेमस हो जाता है। जैव विविधता की यहाँ पर क्या हो जाती है? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध। जैव विविधता यहाँ पर क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। और जब जैव विविधता के लिए क्या हो जाएगा? जैव विविधता के लिए जाना जाएगा। जब जैव विविधता यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगी तो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे? यदि जैव विविधता ज़्यादा जहाँ पाएंगे वहाँ पर जैव विविधता का संरक्षण भी आवश्यक है। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, आता है आर्द्र भूमियों का संरक्षण भी आवश्यक है। यदि हमने आर्द्र भूमियों को बचा लिया तो आप समझ लीजिए कि हमने जैव विविधता को भी क्या कर लिया है? बचा लिया है। अतः आर्द्र भूमियों का क्या है आवश्यक? आर्द्र भूमियों का संरक्षण आवश्यक है। अतः आर्द्र भूमियों का संरक्षण आवश्यक है। समझ पाए रामसर सम्मेलन क्यों आवश्यक हुआ? रामसर सम्मेलन क्यों होना जरूरी था? आर्द्र भूमियों का संरक्षण आवश्यक है। समझ पा रहे हैं? बोल दीजिए, फटाफट आंसर कर दीजिए। आर्द्र भूमियों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि आर्द्र भूमियों में अधिक जैव विविधता मिल रही है और जैव विविधता को बचाना है, पृथ्वी पर जीवन संकट को बनाए रखना है, पृथ्वी पर जीवन संकट को दूर करना है। ठीक है, देखिए कोई बता नहीं रहा है। इतनी बात समझ गए हैं कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब सबसे पहले बात की जाती है कि जो ईरान का शहर रामसर है, यहाँ पर सम्मेलन हुआ 2 फरवरी 1971 में। 2 फरवरी 1971 में होता है। और 2 फरवरी 1971 के बाद ये लागू कब होता है? ये लागू होता है, प्रभावी होता है 1975 में। ठीक है, रामसर सम्मेलन जो है, रामसर सम्मेलन रामसर सम्मेलन प्रभावी कब होता है? प्रभावी यानी कि विद इफेक्ट फ्रॉम, प्रभावी होता है
दिसंबर 1975 में, ठीक है। कब प्रभावी होता है? दिसंबर 1975 में प्रभावी होता है। भारत जो है इस संधि पर या इस सम्मेलन पर कब पहुंचता है? भारत इस सम्मेलन का कब भाग बनता है? तो इसको याद रखना है, ये काफ़ी समय बाद होता है, यानी कि यदि आप देखेंगे तो 1982 तक पहुंचेंगे। कहाँ तक पहुंचेंगे? 1982 में। भारत रामसर सम्मेलन का भाग, ठीक है। भारत रामसर सम्मेलन का भाग कब बनेगा? रामसर सम्मेलन का भाग, ठीक है। भारत रामसर सम्मेलन का भाग कब बनता है? तो इसको ध्यान रखिएगा, 1 फरवरी 1982, 1 फरवरी 1982, भूलेंगे तो नहीं, 1 फरवरी 1982, ठीक है। 1 फरवरी 1982 में क्या होता है? भारत रामसर सम्मेलन का क्या बनता है? भाग बनता है। क्लियर है? हाँ, 2 फरवरी तो आपको ध्यान ही रखना है, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। भारत जो है ये रामसर सम्मेलन का अंग कब बनता है? रामसर सम्मेलन को कब स्वीकार करता है? ये करता है 1 फरवरी 1982 को, 1 फरवरी 1982 को स्वीकार करता है, ठीक है। और 2 फरवरी को क्या मनाया जाएगा? 2 फरवरी को मनाया जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट है आपका, ध्यान से। 2 फरवरी को क्या मनाया जाएगा? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाएगा। आर्द्रभूमियों की सुरक्षा के लिए, आर्द्रभूमियों का संरक्षण के लिए एक दिन डेडिकेट किया जाएगा, विश्व नम भूमि या फिर कहेंगे विश्व आर्द्रभूमि, ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, क्लियर है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस या फिर आप कहेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट करेंगे? 2 फरवरी को। और पहली बार जब सेलिब्रेट किया गया तो पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया? पहली बार 1997 में, 1997 में। पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया? 1997 में, पहली बार 1997 में। अब आपसे पूछेगा, हर साल की थीम पूछेगा आपसे। मान लीजिए कि इस समय 2022 का जो थीम है वो आपसे पूछता है, तो आप क्या बताते हैं? देख लीजिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 की थीम, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 की थीम, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 की थीम क्या है? फटाफट आंसर कर दीजिएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 की थीम क्या है? तो थीम में आपको ध्यान रखिएगा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 की थीम में आपको ध्यान रखना है वेटलैंड एक्शन, ठीक है। वेटलैंड एक्शन, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, फॉर पीपल एंड नेचर, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये क्या हो जाता है? ये 2022 की वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम हो जाती है। वर्ल्ड वेटलैंड डे की क्या हो जाती है? थीम हो जाती है। सम्मेलन में जीव जंतुओं के साथ वनस्पतियां भी शामिल हैं, बिल्कुल ठीक है, ओके। और बताइए, 2 स्थल लिए गए, कौन से 2 स्थल लिए गए हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस में कौन से 2 स्थल लिए गए हैं? पहली बार आप यदि कहोगे तो पहली बार 2 स्थल बनाए गए थे, अभी उन पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपसे पूछता है कि विश्व में कितनी रामसर साइट्स हैं? विश्व में रामसर साइट्स की संख्या, यदि ये पूछता है विश्व में रामसर साइट्स की संख्या, ठीक है, विश्व में रामसर स्थलों की संख्या, तो ये क्या है? 2400 से भी ज़्यादा है, लगभग 2455 के करीब है ना। विश्व में रामसर स्थलों की संख्या, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। विश्व भर में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो जाएगी? विश्व भर में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो जाएगी? विश्व भर में रामसर स्थलों की संख्या हो जाएगी 2455 के करीब। अब इनमें से सबसे ज़्यादा संख्या किस देश में है? कोई बताएगा? इनमें से सबसे ज़्यादा संख्या किस देश में है? टेल मी। ये जो टोटल जो रामसर साइट्स हैं उनकी संख्या कितनी निकली? उनकी संख्या निकली 2422। कितनी निकली? सॉरी, 2455 निकली। अब इस 2455 में सबसे ज़्यादा संख्या किस देश में है? सबसे ज़्यादा संख्या किस देश में है? फटाफट आंसर कर दीजिएगा। 2455 में सबसे ज़्यादा संख्या किस देश में है? तो याद रखिएगा, ब्रिटेन में, यूके में है। आपसे पूछता है सबसे अधिक रामसर साइट्स वाला देश कौन सा है? आंसर कर पाओगे? सबसे अधिक रामसर साइट्स वाला देश कौन सा है? फटाफट आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दो। सबसे अधिक रामसर साइट्स किस देश में है? सबसे अधिक रामसर साइट्स किस देश में है? ये सब नोट में आपका चलेगा, ठीक है। ये सब आपका नोट में चल रहा है, नोट नोट नोट, ठीक है। नोट को आपको कभी भुलाना नहीं है। नोट आपसे हमेशा कहता है मुझे ना भुलाना, मुझे ना भुलाना, हमेशा याद रखना। बोलो,
सर्वाधिक आर्द्र भूमियों वाला देश, सर्वाधिक आर्द्र भूमियों वाला देश, सर्वाधिक आर्द्र भूमियों वाला देश, सर्वाधिक आर्द्र भूमियों वाला देश। नंबर काउंटिंग कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा काउंटिंग कहाँ पर है, काउंटिंग 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, सर्वाधिक आर्द्र भूमियों वाला देश। इसका नाम हो जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ पर 175 रामसर साइट्स हैं। कितनी हैं? 175 रामसर साइट्स हैं। और जिस तरीके से भारत रामसर साइट्स को चिन्हित करता जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि भारत भी क्या बनने वाला है, जल्दी से यहाँ पर सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला देश बन जाएगा। क्योंकि भारत ने क्या किया है, हाँ, ब्रिटेन में लगभग 183, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। ठीक है, इसके बाद नाम आता है मैक्सिको का। इसके बाद नाम किसका आता है? इसके बाद नाम आता है मैक्सिको का। मैक्सिको, मैक्सिको जानते हैं ना, मैक्सिको कहाँ पर है? ये है नॉर्थ अमेरिका में। ये सारे नाम आप लोगों को पता है। ठीक है, मैक्सिको कहाँ पर है? अमेरिका में। भारत जो है इसने चीन को पछाड़कर एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट्स की संख्या प्राप्त कर ली है। सबसे अधिक रामसर साइट्स एशिया में किस देश में है? भारत में है। ठीक है, सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा हो गया? यूके। फिर कौन आएगा? मैक्सिको आएगा। अब दूसरा है यहाँ पर दूसरा पॉइंट, सर्वाधिक आर्द्र भूमियों का क्षेत्रफल वाला देश। ठीक है, सर्वाधिक आर्द्र भूमियों का क्षेत्रफल किस देश में फैला हुआ है? सर्वाधिक आर्द्र भूमियों का, सर्वाधिक आर्द्र भूमियों का, सर्वाधिक आर्द्र भूमियों का क्षेत्रफल वाला देश। सर्वाधिक आर्द्र भूमियों का क्षेत्रफल किस देश में है? सर्वाधिक आर्द्र भूमियों का क्षेत्रफल वाला देश। फटाफट आप लोग आंसर कर सकते हैं कोई? क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्र भूमियों का क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? आंसर कर दीजिएगा। सर्वाधिक आर्द्र भूमियों का क्षेत्रफल वाला देश का नाम हो जाता है बोलीविया। क्या नाम हो जाता है? बोलीविया। ठीक है, और ये जो बोलीविया है ये किसका देश है? ये देश है दक्षिण अमेरिका का, साउथ अमेरिका का देश है। यहाँ पर आर्द्र भूमियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल मिलता है। यहाँ पर आर्द्र भूमियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल मिलता है। ठीक है, यस 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 यस, ये हो जाएगा। सर्वाधिक आर्द्र भूमियों का क्षेत्रफल वाला देश कौन सा हो जाएगा? बोलीविया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बोलीविया हो जाएगा। अब आपका प्रश्न है कि विश्व में पहली चिन्हित, विश्व में, वर्ल्ड में पहला रामसर साइट किससे बनाया गया? विश्व में पहली चिन्हित, पहली चिन्हित या बनाई गई विश्व में पहली आर्द्र भूमि, विश्व में पहली आर्द्र भूमि कहाँ बनाई गई? कोई बताएगा? विश्व में पहली आर्द्र भूमि, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विश्व में सबसे पहली आर्द्र भूमि किससे बनाया गया? तो ये बनाया गया है, सारी क्लासें अपलोड होती हैं ऐसा नहीं है संतोष जी, सारी क्लासें अपलोड होती हैं। जो जो क्लासें चलती जा रही हैं सारी अपलोड होती जा रही हैं। आप इसके लिए परेशान नहीं होइए। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होइए। ठीक है, उड़ीसा के चिल्का झील, राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, अच्छी बात है। 2 स्थल लिए गए थे स्टार्टिंग में, पहले में। विश्व में पहली आर्द्र भूमि का नाम था केबोर्ग। क्या नाम था? केबोर्ग पेनिसुला। केबोर्ग पेनिसुला, पेनिसुला को आप हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप। केबोर्ग प्रायद्वीप ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये 1974 में बनाया गया था। ये 1974 में चिन्हित किया गया था। विश्व की पहली आर्द्र भूमि केबोर्ग प्रायद्वीप है, जो कि 1974 में रामसर साइट्स के रूप में चिन्हित की गई थी। और ये कहाँ पर है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है बच्चे? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ये तो हो गई विश्व की बात। अब हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं अपने भारत की ओर। हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं अपने भारत की ओर चल रहे हैं। 1974, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। केबोर्ग है ना, केबोर्ग ऑस्ट्रेलिया, केबोर्ग पेनिसुला ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? अब हम लोग भारत की बात करेंगे। अब भारत को भी हम लोग यहाँ पर ले आएंगे। धीरे धीरे भारत भी एंट्री कर रहा है। भारत रामसर सम्मेलन का भाग कब बना? भारत ने रामसर सम्मेलन को कब स्वीकार किया? 1 फरवरी 1982 में किया। पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? 1997 में मनाया गया, 1997 में मनाया गया। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी में। और 2 फरवरी 2022 की जो थीम रही वो क्या रही? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, और याद रखिएगा कि 2 फरवरी 1971 को हुआ रामसर सम्मेलन प्रभावी होता है 21 दिसंबर 1975 को। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन एलिमिनेट करने में, या जब ढेर सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन मिलाए जाते हैं, तब आपको ये सहायता करेंगी। ठीक है, बात आती है किसकी? बात आती है भारत में पहली आर्द्र भूमि। ठीक है, भारत में पहली आर्द्र भूमि जिसका नाम बताया जा चुका है। भारत में पहली आर्द्र भूमि बनाई जाती हैं 2।
भारत में पहली आर्द्रभूमि बनाई जाती हैं दो, ठीक है। भारत में पहली आर्द्रभूमि बनाई जाती हैं, दो नाम आता है, दो नाम। एक नाम आता है क्या, एक नाम आता है बच्चे चिल्का झील। चिल्का झील को भूलिएगा नहीं, चिल्का झील उड़ीसा। मैंने आपको बताया था ना कि आर्द्रभूमि या नम भूमि का मतलब जो होता है रियल में मतलब होता है इकोटोन, लेकिन इसमें हमेशा उन क्षेत्रों को रखा जाता है जहां पर नमी बहुत ज़्यादा है, जहां पर नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। चिल्का झील कहाँ पर हो जाएगी, चिल्का झील हो जाएगी उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ हो जाएगी, उड़ीसा में हो जाएगी। चिल्का झील कहाँ हो जाएगी, उड़ीसा में हो जाएगी। और देखिएगा ध्यान से, और देखिएगा ध्यान से, क्या होगा यहाँ पर, दूसरा नाम आएगा केवलादेव घाना। केवलादेव घाना, केवलादेव घाना, केवलादेव घाना नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है, ये है राजस्थान में। केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में ये हो जाता है, ठीक है। वर्तमान में भारत में रामसर साइट्स की संख्या आप लोग बता ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत तेज़ी से बढ़ी है एकदम। आप देखेंगे अगस्त के महीने में, अगस्त के महीने में लगातार 3 बार क्या हुआ, लगातार 3 बार बढ़ोतरी हुई, ठीक है। कितना, 49 से 54 हुआ, ठीक है, 49 से 54 हुआ, फिर 54 से 64 हुआ, और 75वीं वर्षगांठ मनाते मनाते यानी कि 15 अगस्त को कितना हो गया, 75 हो गया। कितना हो गया, 75 हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। भारत में पहली आर्द्रभूमि दो बनाई गई, एक चिल्का झील उड़ीसा में और केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये कहाँ पर, राजस्थान में। भारत में पहली आर्द्रभूमि का मतलब आप समझ लीजिएगा, ये नहीं है कि आर्द्रभूमियाँ पहले नहीं थी, आर्द्रभूमियाँ थी पहले, लेकिन रामसर साइट्स के, रामसर साइट्स कहें या फिर रामसर सम्मेलन के अंतर्गत कहें, रामसर सम्मेलन के अंतर्गत कहें या फिर आप कह सकते हैं रामसर स्थल कहें, ठीक है। इस पर आपको ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट जो मैंने आपसे पूछा है उस पर आंसर करो। भारत में वर्तमान में, इसको आपको चेंज करते रहना है, इसको आपको चेंज करते रहना है, ठीक है। भारत में वर्तमान में, भारत में वर्तमान में, भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या। मैं यहाँ पर फैक्ट इतना ज़्यादा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फैक्ट हैं इसी के अंदर आते हैं। भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, टेल मी। सब लोग जानते हैं ना इसके बारे में, सब लोग जानते हैं 75। 75वीं वर्षगांठ मनाते समय भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई, 75 हो गई। और इस तरीके से 75 होने पर भारत जो है एशिया का सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश बन गया। एशिया का, चाइना को पछाड़कर, चीन को पछाड़कर ये नंबर 1 बन गया, नंबर 1 बन गया, ठीक है। नंबर 1 बनना भारत के लिए यहाँ पर क्या हो गया, सफल हो गया। मतलब भारत बनना चाहता था नंबर 1, इसमें सफल हो गया, ठीक है। भारत में एशिया में, एशिया में सर्वाधिक, एशिया में सर्वाधिक, एशिया में सर्वाधिक, ठीक है, एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थलों की संख्या वाला देश। रामसर स्थल या फिर बोले रामसर साइट्स, है ना। एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थलों की संख्या, ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थलों की संख्या वाला देश कौन बनता है, अपना प्यारा देश भारत बनता है। किसको पछाड़कर, चीन को पछाड़कर। रामसर स्थलों की संख्या वाला देश, रामसर स्थलों की संख्या वाला देश कौन बनता है, भारत बनता है। नंबर 1 पर कौन, इंडिया, इंडिया इंडिया इंडिया। नंबर 1 पर कौन, भारत। कितनी रामसर साइट्स, 75। कितनी रामसर साइट्स, 75। दूसरे नंबर पर कौन आता है, दूसरे नंबर पर चीन आता है। चीन में कितनी है, 64। चीन में कितनी है, 64 है, ठीक है। बोलो क्लियर है, सब लोग बताइए। जितनी बातें यहाँ पर हो रही हैं सब कुछ क्लियर है कि नहीं, जितनी बातें यहाँ पर हो रही हैं सब कुछ क्लियर है कि नहीं। अब ये बात होती है विश्व में पहली आर्द्रभूमि, केवल भारत में पहली आर्द्रभूमि चिल्का और केवलादेव घाना। अब बात करते हैं कि भारत में सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी है, ठीक है। भारत में ये वाला जो पॉइंट है ये भी एकदम शानदार पॉइंट है। भारत में, भारत में सबसे, ऐसे भारत में, भारत में इसके दो पार्ट करते हैं। सबसे बड़ी, भारत में सबसे बड़ी, भारत में सबसे बड़ी आर्द्रभूमि, भारत में सबसे बड़ी आर्द्रभूमि, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी आर्द्रभूमि और दूसरा क्या है,
सबसे छोटी आर्द्रभूमि, लगे हाथों दोनों को निपटा दीजिए। सबसे छोटी बताइए, फटाफट आंसर करिए, कौन कौन आंसर करेगा इनके। भारत में सबसे बड़ी और सबसे छोटी आर्द्रभूमि, थोड़ा सा टाइम आप लोगों के पास, दोनों को आंसर कर दीजिए एक साथ, ठीक है। सबसे बड़ी आर्द्रभूमि और सबसे छोटी आर्द्रभूमि, ठीक है। भारत में जो 75 रामसर साइट्स हैं, इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी रामसर साइट्स के नाम बता दीजिएगा। नाम आया है सुंदरवन, सौरभ जी ने आंसर किया है, दोनों सौरभ जी आंसर कर रहे हैं, क्या बात है, दोनों एक साथ आंसर करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बताओ क्या होगा। भारत में सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों बता दीजिए। भारत में सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों बता दीजिए। रेणुका लेक एचपी, सौरभ जी ने दोनों आंसर किया है। अच्छा जायसवाल जी हैं दोनों आंसर करने वाले, रेणु जी आंसर कर रहे हैं सुंदरवन, सुंदरवन आंसर की है। ओके अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपने बताई, सब लोग बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। और कोई, और कोई बचा हो जो ना किया हो आंसर, करने वाला हो, ठीक है, कोई आंसर नहीं अब करेगा, सबने कर दिए हैं, ठीक है। सबसे बड़ी आर्द्रभूमि का नाम यहाँ पर आता है, बिल्कुल राइट आपने, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट बताया है, सुंदरवन आर्द्रभूमि। सुंदरवन आर्द्रभूमि ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। WB से समझ जाओगे ना, पश्चिम बंगाल में है, WB पश्चिम बंगाल में। और सबसे छोटी आर्द्रभूमि का नाम क्या है, रेणुका। सबसे छोटी आर्द्रभूमि का नाम क्या है, रेणुका। रेणुका आर्द्रभूमि कहाँ पर है, HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में। क्या आप शॉर्ट फॉर्म ऐसे समझ जाओगे कि नहीं, वेस्ट बंगाल सुंदरवन, वेस्ट बंगाल सुंदरवन, ठीक है। सुंदरवन होती तो है राजा बाबू, आप देखिए अपने अपने ऐप पर देखिए, आपको सारी क्लासें मिलेंगी, हो चुकी हैं अब क्लासेस, अब आपको जब फिर क्लासेस होंगी फिर मिलेंगी। सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है, रेणुका HP में हिमाचल प्रदेश में, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और बना दो, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बना दो कि नवीनतम यानी कि 75वीं, नवीनतम लेटेस्ट वाली तो हमेशा ध्यान रखनी है, नवीनतम की बात करें या 75वीं की बात करें, नवीनतम या 75वीं आद्र रामसर स्थल, नवीनतम या 75वीं रामसर स्थल, रामसर स्थल बताइए फटाफट बताइएगा। 75वां रामसर स्थल या फिर नवीनतम या लेटेस्ट रामसर स्थल का नाम, इसको भी बताइए। रेणुका HP में, बिल्कुल रेणुका है, HP में सबसे छोटी आर्द्रभूमि। यहाँ पर आप लोग आंसर करिए, फटाफट आंसर करिएगा कि नवीनतम या 75वीं रामसर साइट्स कौन सी है, 75वीं रामसर साइट्स कौन सी है। टेल मी टेल मी टेल मी 75वीं रामसर साइट्स कौन सी है। नहीं आया आंसर। ये देखो ये फैक्ट वाली चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, समझने वाला जहाँ पर है वो याद कर लिया है। ओके ओके हो जाएगी बच्चे, हो जाएगी राजा बाबू जी, हो जाएगी, परेशान नहीं हुए, जो चल रहा है उस पर कमांड करिए, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। और फिर यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा। सारे सब्जेक्ट्स को आप उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि आप यहाँ मेंस थोड़ी ना लिख रहे हैं, अभी एक पेपर थोड़ी ना लिख रहे हैं, आपको सारे पेपर मिला के आपको प्री का क्या करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है। ओके कोई नहीं बता रहा है, चलो नवीनतम की बात कर रहे हैं, नवीनतम की, नवीनतम जो है वो है शालबुग, सालबुग, शालबुग वेटलैंड, ठीक है, सालबुग वेटलैंड या फिर कहते हैं सालबुग कंजर्वेशन, वेटलैंड कंजर्वेशन, ठीक है। सालबुग वेटलैंड ये कहाँ पर है बच्चे, ये है JNK में, कहाँ पर है, JNK में है, कहाँ पर है, JNK में है, ओके JNK में है। सालबुग वेटलैंड कहाँ पर है, JNK में है, नवीनतम या फिर 75वीं रामसर स्थल, क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ आपको और बतानी है यहाँ पर कि सबसे अधिक रामसर साइट्स किस राज्य में है, सर्वाधिक रामसर साइट्स वाला राज्य, सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला, सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य, फटाफट आप लोग आंसर कर दो। सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य, अभी तक क्या हुआ करता था, यूपी होता था, लेकिन जब 75 क्या हो गई, 75 रामसर साइट्स हो गई, तब फिर चेंज हो गया। सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा है, ये है तमिलनाडु। ये कौन सा है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कितने हैं, 14 हैं। तमिलनाडु में रामसर साइट्स कितनी हैं, 14 हैं। इसके बाद नंबर आता है किसका, उत्तर प्रदेश का। फिर नंबर किसका आता है, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कितनी है, 10। उत्तर प्रदेश में कितनी है, 10 है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। सबसे अधिक, सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य हो जाता है आपका
तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश हो जाता है। ओके, आ जाओ। अब हम लोग क्या करते हैं, सारी साइट्स को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। सारी साइट्स को हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक नाम और हम लोग यहाँ पर लेंगे। क्या नाम है, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। क्या आपने ये नाम सुना है, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड? इसको और पढ़ लो, ये भी एक बहुत ज़रूरी सम्मेलन में है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, क्या आपने इसको पढ़ा है कभी? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड किसे कहते हैं, या मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से क्या समझते हैं, ज़रा बताइए। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड जो है ये किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे इट इज़ ए पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन, इट इज़ ए पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन। ये जो मॉन्टेक्स जगह है, मॉन्टेक्स ये कहाँ पर है, मॉन्टेक्स जगह कहाँ पर है? ये है आपकी स्विट्जरलैंड में। ये जगह कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड जो है ये पार्ट है किसका? इट इज़ ए पार्ट ऑफ, ये किसका है? रामसर सम्मेलन का भाग है, रामसर सम्मेलन का, रामसर सम्मेलन का भाग है। ठीक है, रामसर सम्मेलन का भाग है। और ये रामसर सम्मेलन का भाग है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में क्या किया जाता है, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में उन रामसर स्थलों को या उन आर्द्र भूमियों को रखा जाता है जो अत्यधिक क्या हो चुकी हैं, जो अत्यधिक खराब स्थिति में है, जहाँ पर अत्यधिक दोहन हुआ है, अत्यधिक दोहन हुआ है, जहाँ पर क्या हुआ है, जहाँ पर अनियंत्रित या कह सकते हैं अनियोजित औद्योगिक विकास से या फिर मानव जनित प्रक्रियाओं से वहाँ पर सबसे अधिक क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ठीक है, तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में किन्हें रखा जाएगा? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में उन रामसर स्थलों को, उन रामसर स्थलों की सूची, उन रामसर स्थलों की सूची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, उन रामसर स्थलों की सूची, उन रामसर स्थलों की सूची है या लिस्ट है, उन रामसर स्थलों की सूची जो जो औद्योगिक विकास, जो औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास, मानवजनित प्रक्रियाओं, मानवजनित गतिविधियों या मानवजनित प्रक्रियाओं, मानवजनित प्रक्रियाओं, मानवजनित प्रक्रियाओं, मानवजनित प्रक्रियाओं एवं प्रदूषण से अत्यंत, प्रदूषण के कारण अत्यंत क्षतिग्रस्त, अत्यंत क्षतिग्रस्त या कह सकते हैं अत्यंत, उनकी स्थिति क्या है, बहुत ही खराब है। ठीक है, तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में कितनी साइट्स को रखा गया है? 51 स्थल रखे गए हैं, 51 स्थल रखे गए हैं। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में कितने रखे गए हैं? हाँ, यस, सौरभ जी ने कहा है केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर। टोटल विश्व भर में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में कितने हैं? विश्व भर में कितने हैं? विश्व भर में आप बताएंगे 51 है। विश्व भर में कितने हैं? 51 है। वर्ल्ड वाइड कितने हैं? 51। इन 51 से भारत में कितने हैं? भारत में, तो अभी आपने आंसर किया है, बहुत अच्छा लगा कि आपने मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में बताया। भारत में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अधीन, भारत में मॉन्टेक्स, ठीक है, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अधीन, भारत में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अधीन, भारत में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अधीन स्थल, ठीक है, अधीन स्थलों की संख्या कितनी है? स्थलों की संख्या भारत में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अधीन स्थलों की संख्या ये 2 है। कितनी है? 2। संख्या कितनी है बच्चे? 2 है। और ये जो 2 हैं, ये कौन कौन से हैं? ये जो 2 हैं ये कौन कौन से हैं? ये जो 2 हैं ये कौन कौन से हैं? तो नाम आ गया है यहाँ पर केवलादेव। कौन सा नाम आ गया है? केवलादेव नेशनल पार्क, है ना। दोबारा देखने के लिए आप दोबारा प्ले कर लीजिएगा, ठीक है। वो तो आपके रहेगी ना, जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी है तब तक रहेगी क्लास, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी रहेगी तब तक की क्लास भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भारत में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अधीन, भारत में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अधीन स्थलों की संख्या कितनी है? 2 है। और इन 2 में कौन कौन है?
बताओगे इन दो में कौन कौन है? तो नाम आया है, एक का नाम आया है केवलादेव, केवलादेव घाना, केवलादेव घाना, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये कहाँ है? राजस्थान में। और दूसरा कौन है इसमें? दूसरा है तैरती हुई झील लोकटक झील। तैरती हुई झील कौन है? लोकटक झील है बच्चे। तैरती हुई झील कौन सी है? लोकटक झील कहाँ पर है? ये है मणिपुर में। तैरती हुई झील कहाँ पर है? मणिपुर में। मणिपुर में है लोकटक झील, सॉरी लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। मणिपुर में है, मणिपुर हो जाएगा। ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड को भी आपको ध्यान रखना है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड को भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। बोलो ओके और नॉट, ओके और नॉट। कोई बात नहीं, फिर से आपको ये सारा का सारा पीडीएफ लास्ट में मिल जाएगा, कोई परेशान नहीं होगा। आप मुझे बताइए क्या इतनी बात आपको अच्छी तरीके से अब क्लियर हो गई है? क्या इतनी बात आप लोगों को अब अच्छे से क्लियर हो गई है? फटाफट आंसर कर दीजिए, फटाफट फटाफट आंसर करिएगा कि मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में टोटल विश्व भर में कितने हैं? 51 है। भारतीय कितने हैं? 2। भारतीय कितने हैं? 2 हैं। एक है केवलादेव घाना नेशनल पार्क राजस्थान का, और एक है लोकटक झील मणिपुर की। आप बताइए जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, दोबारा वहीं पर देखेंगे आप, आपके बैच में ही आई अपलोड रहेगी, आपके बैच में ही क्या रहेगी? अपलोड रहेगी बच्चे। सोनू परेशान नहीं होइए, ठीक है, परेशान नहीं होइए। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? एक बार डीके जी, सोनू जी, मंटू जी, सौरभ जी, रेणु जी, कहाँ चले गए हैं आप लोग? एक बार यस और नो में आंसर तो करो। संतोष जी, सब लोग आंसर करिए। सरिता जी आंसर करिए। क्या इतनी बातें अच्छे से क्लियर हो गई हैं? आ जाए यदि रामसर सम्मेलन पर लिखने के लिए, तो आप बताइए एकदम भरमार कर देंगे कि नहीं? लिखकर पूरा का पूरा ये सब छाप देंगे कि नहीं? फटाफट आंसर करिए। क्या आप लोग यहाँ पर फैक्ट के साथ साथ अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझ पा रहे हैं? एक बार आप मुझे बताइए। सारी कुछ चीज़ें क्लियर हैं? यदि सारी चीज़ें कुछ क्लियर हैं तो आप यहाँ पर एक नोट और मेरी तरफ से प्राप्त करिएगा। एक नोट और है जिसको मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। 1993 में, 1993 में, 1993 में क्या किया गया था? 1993 में, 1993 में उड़ीसा की चिल्का झील को, उड़ीसा स्थित चिल्का झील को, ठीक है, उड़ीसा स्थित चिल्का झील को भी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया था। चिल्का झील को भी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। चिल्का झील भी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल थी। चिल्का झील को क्या किया गया था? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, ठीक है, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित, ठीक है, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। अब देखना ध्यान से, जब मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में जब इसको सम्मिलित किया गया तो फिर होना चाहिए था 3, लेकिन फिर बाद में क्या किया गया? 2003 में क्या किया गया? इसमें काफ़ी सुधार आया, काफ़ी चीज़ें हुई जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में ना रखने लायक हुआ। तो फिर क्या कर दिया गया? 2003 में इसे हटा दिया गया। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया बच्चे। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ओके, हटा दिया गया, ठीक है, हटा दिया गया। एकदम राइट, एकदम राइट, एकदम राइट, है ना? क्लियर हो गई बात? तो याद रखिएगा 1993 में उड़ीसा की चिल्का झील को मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया था, लेकिन 2003 में इसको क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। 2003 में इसको क्या किया गया था? हटा दिया गया था। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पर जितने भी रामसर साइट्स हैं भारत में, उन पर अच्छे से बातें कर लेंगे। उन पर क्या करेंगे? अच्छे से बातें करेंगे। देखिए क्या आप लोग देख पा रहे हैं? फटाफट आप लोग बताइए, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? यहाँ पर इनको देख पा रहे हैं? बताइए। आप देख पा रहे हैं? एक बार आप देखिए, यहाँ पर देख पा रहे हैं सारी चीज़ें। तो हम लोग क्या करेंगे? 72 रामसर साइट्स को थोड़ा सा समझेंगे, नाम याद रखेंगे, और आप लोगों का तो काम होगा हर एक रामसर साइट को याद रखना, इसकी लोकेशन को याद रखना, ठीक है, इसकी लोकेशन को ध्यान रखना। लिखा है समन पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य। चूंकि यूपी स्पेशल भी आपको पढ़ना होता है, तो यूपी स्पेशल में आपके ये भी पूछे जाएंगे। समन पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ? मैनपुरी उत्तर प्रदेश, ठीक है।
सुर सरोवर की लोकेशन आगरा उत्तर प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर है सरसई नवर, सरसई नावर है ना, सरसई नावर ये कहाँ है, इटावा उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज उत्तर प्रदेश, नवाबगंज यहाँ पर उन्नाव में, ठीक है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर, रायबरेली में, रायबरेली उत्तर प्रदेश। सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर, हरदोई उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, गोंडा में, गोंडा उत्तर प्रदेश में। ये देखो याद रहेगा आप लोगों को, फटाफट आप लोग देख के बताओ कि क्या दिख रहा है आप लोगों को, गोंडा उत्तर प्रदेश में। दिख तो रहा है, यदि बात करेंगे। अच्छा, जब आपको पीडीएफ दी जाएगी तो और आप उसमें से अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा, यदि कोई बात नहीं, यदि नहीं दिख रहा है तो आपको जब पीडीएफ दी जाएगी तो इसमें सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे इसमें रामसर साइट्स लिखे होंगे, किसके, स्टेट वाइज, सारे के सारे स्टेट वाइज लिखे होंगे, ठीक है। स्टेट वाइज लिखे होंगे तो आप वहाँ से समझ लीजिएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से मैंने दिखाया है, इस तरीके से मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। बोलिए। ये वाली बात ठीक है कि जब आपको क्या की जाएगी, पीडीएफ दी जाएगी तो उसमें सारे के सारे रामसर साइट्स यहाँ पर लिखे हुए होंगे, सारे के सारे रामसर साइट्स यहाँ पर क्या होंगे, लिखे हुए होंगे। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आगे चलूँ, मैं आगे चलूँ, बोलिए। ये फिर आप देख लीजिएगा, ये आपको यदि यहाँ पर नहीं दिख पा रहे हैं तो आप फिर इनको क्या करिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। ये तो बात कर लोगे, ये तो बात कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ऐसा तो कर लोगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर आ जाओ। ये देखो, ये सारे के सारे रामसर साइट्स आपके लिखे हुए हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रामसर साइट लगातार राज्यों के साथ, लगातार राज्यों के साथ ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चलो, आपने यहाँ पर नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं नए प्रोटोकॉल पे, नए प्रोटोकॉल पे या नए उस पे चलते हैं, सम्मेलन में चलते हैं, ठीक है। आपने क्या क्या पढ़ लिया, जिनेवा प्रोटोकॉल पढ़ लिया आपने, रामसर सम्मेलन पढ़ लिया आपने, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड पढ़ लिया। तीन चीज़ें आपकी कवर हो गई, तीन चीज़ें क्या हो गई आपकी, कवर हो गई। अब आप पढ़ोगे स्टॉकहोम सम्मेलन, क्या पढ़ोगे, स्टॉकहोम सम्मेलन। आइए हम लोग स्टॉकहोम सम्मेलन पढ़ते हैं। स्टॉकहोम, स्टॉकहोम सम्मेलन। जल्दी से आप लोग मुझे बताइएगा कि स्टॉकहोम किस देश में है और स्टॉकहोम उस देश की है क्या। स्टॉकहोम सम्मेलन ये होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये होता है 1972 में। कब होता है, 1972 में होता है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब होता है, 1972 में होता है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब होता है, 1972 में होता है, ठीक है। अब आप बता दो जल्दी से कि स्टॉकहोम कहाँ है, स्टॉकहोम कहाँ है। तो जो स्टॉकहोम है ये, स्टॉकहोम जो है ये क्या है, ये स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की राजधानी, स्वीडन, स्वीडन की राजधानी, ठीक है। तीन देश हैं स्कैंडिनेवियन देश जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ठीक है। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, ठीक है। आया आंसर, संध्या जी ने कहा स्वीडन, और लोग भी बताएंगे स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए
पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा हेतु, पर्यावरण सुरक्षा हेतु, पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, एवं संवर्धन हेतु, संवर्धन, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, संवर्धन हेतु क्या होता है, विश्वव्यापी समझौता होता है, विश्वव्यापी समझौता होता है, विश्वव्यापी सम्मेलन या विश्वव्यापी समझौता होता है। इस समझौते में क्या किया जाता है, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए 25 सूत्री या कह सकते हैं 25 फॉर्मूला दिया जाता है, 25 सूत्री कार्यक्रम बताया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन, यस वेरी राइट, स्वीडन, यस स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, यस राइट, बिल्कुल राइट, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु क्या होता है, विश्वव्यापी सम्मेलन होता है, मतलब इसका मीनिंग पता चल गया कि क्यों हुआ सम्मेलन। और इस सम्मेलन में पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, सुन रहे हो ना, इस सम्मेलन में क्या होता है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या होगा, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 25 सूत्री कार्यक्रम दिया जाएगा, 25 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया, 25 सूत्री कार्यक्रम। आप इसको मतलब समझिएगा कि किन किन तरीकों से हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं, ये 25 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत लिखा गया या 25 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत बनाया गया, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विश्वव्यापी सम्मेलन था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु क्या किया गया, 25 सूत्री कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया, 25 सूत्री कार्यक्रम। तो ये वाला जो पॉइंट है कि 25 सूत्री कार्यक्रम कहाँ दिया गया, 25 सूत्री कार्यक्रम दिया जाता है स्वीडन सम्मेलन में। कहाँ दिया जाता है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 25 सूत्री कार्यक्रम, 25 सूत्री कार्यक्रम ये कहाँ दिया जाता है, ये दिया जाता है स्वीडन में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 25 सूत्री कार्यक्रम। और देखिए इसी सम्मेलन में पहली बार, इसी सम्मेलन में पहली बार क्या होता है कि पर्यावरण से संबंधित जागरूकता को जगाने के लिए, पर्यावरण से संबंधित जागरूकता को जगाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की बात होती है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की बात होती है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाए जाने की बात होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की बात, विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की बात, यह संकल्पना कब दी गई थी, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में दी गई थी, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में दी गई थी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलो बच्चे, यहाँ तक बात समझ में आई कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन है यहीं से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाए जाने की संकल्पना आई थी। ये वाला पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। और 25 सूत्री कार्यक्रम यानी कि 25 फॉर्मूला प्रोग्राम कहाँ पर दिया गया, पर्यावरण को बचाने के 25 फॉर्मूला कार्यक्रम कहाँ दिया गया, 25 फॉर्मूला प्रोग्राम कहाँ दिया गया, स्टॉकहोम सम्मेलन में दिया गया। कहाँ दिया गया, स्टॉकहोम सम्मेलन में दिया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की संकल्पना कहाँ से आती है, स्टॉकहोम सम्मेलन से आती है, स्टॉकहोम सम्मेलन से आती है, ठीक है। आगे चलें, इसके बाद नाम आता है किसका, इसके बाद नाम आता है बच्चे, स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया, ठीक है। इसके बाद नाम आता है आपका साइट्स का, किसका नाम आता है, साइट्स। सुन लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये और एक बार समझने वाली बात है। साइट्स, ये नाम है साइट्स, ठीक है। साइट्स जो है ये, साइट्स जो है ये 1973 में आता है। कब आता है, 1973 में। हम लोग एकदम लाइन वाइज चल रहे हैं, 1973 में। लेकिन ये प्रभावी यानी कि लागू कब होता है, लागू या प्रभावी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम। प्रभावी होना इसका कब से होगा, प्रभावी होना या लागू होना, प्रभावी होना या फिर क्या होना, लागू होना, ये कब से होता है, 1976 से होता है। प्रभावी या लागू होना कब से होता है, 1976 से होता है। कब से होता है, 1976 से होता है। प्रभावी या लागू होना इसका कब से होता है, 1976 से होता है। बोलो बच्चे, क्लियर कर पा रहे हो, क्लियर कर पा रहे हो कि साइट्स जो है, साइट्स एक समझौता है। अभी मैं इस पर बात कर रहा हूँ, साइट्स जो है एक समझौता है। ये कब होता है, 1973 में होता है। कब होता है, 1973 में होता है। कब होता है ये,
1973 में होता है। और ये लागू कब से होता है, प्रभावी कब से होता है, या इफेक्ट कब से आता है, 1976 से आता है। कब से आता है, 1976 से। इसकी फुल फॉर्म देखिए क्या है, फुल फॉर्म देखिएगा। सी मतलब क्या है, सी मतलब है कंजर्वेशन। सी मतलब क्या है, कंजर्वेशन। सी का मतलब क्या है बच्चे, कंजर्वेशन। आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है इंटरनेशनल। कंजर्वेशन ऑन, कंजर्वेशन ऑन, कंजर्वेशन ऑन, ऑन को छोटा कर दीजिए, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। आई फॉर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल। आई फॉर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल। कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल। टी फॉर क्या हो जाएगा, टी फॉर क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल। टी फॉर क्या हो जाएगा, ट्रेड। टी फॉर क्या हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा, ट्रेड। कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मतलब है संकटाग्रस्त, इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज। यानी कि आपसे कहा गया इसमें, इंग्लिश का जो हिंदी अनुवाद करें हम, तो संकटाग्रस्त जीवों की, संकटाग्रस्त जीवों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या करना है, संरक्षण करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या करना है, संरक्षण करना है। यहाँ पर देख लीजिए साइट्स में, देखिए क्या है, सी फॉर कंजर्वेशन, आई फॉर इंटरनेशनल, टी फॉर ट्रेड, और ई फॉर इंडेंजर्ड, और एस फॉर स्पीसीज। ध्यान रखिएगा, साइट्स का फुल फॉर्म होता है कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, अब बताइए सौरभ, क्लियर हो रहा है? सरिता, रेनू, संध्या, बोलिए क्लियर है, बोलिए बोलिए। डीके क्लियर है, मंटू बताइए। कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। यदि आपको चाहिए तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ। कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण। और देखिए इंटरनेशनल का मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय। इंटरनेशनल का मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, या फिर आप कह सकते हैं वैश्विक। ठीक है, ग्लोबल, अंतर्राष्ट्रीय। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार होता है। इंडेंजर्ड का मतलब क्या है, संकटाग्रस्त। इंडेंजर्ड का मतलब क्या है, संकटाग्रस्त, संकटाग्रस्त। ठीक है, इंडेंजर्ड। और फिर लास्ट में क्या है, लास्ट में स्पीसीज यानी कि प्रजातियां। लास्ट में स्पीसीज है यानी कि क्या हो जाएगा, प्रजातियां। ठीक है, प्रजातियां। तो फिर से एक बार मैं बता रहा हूं कि संकटाग्रस्त प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षण। हाँ बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इंग्लिश से ही तो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, इंग्लिश में तो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। दोनों का आप यूज़ करिए, दोनों का यूज़ करिए। कंजर्वेशन और इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि संकटाग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या किया गया है, संरक्षण दिया गया है। ठीक है, लिखूँ मैं आगे, क्लियर हो गया है ना? बोलो तो मैं आगे लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ संकटाग्रस्त, संकटाग्रस्त जीवों एवं उनके अंगों, एवं उनके अंगों, एवं उनके अंगों के, एवं उनके अंगों के, उनके अंगों के अवैध व्यापार, उनके अंगों के अवैध व्यापार, व्यापार का निषेध, अवैध व्यापार का निषेध करने हेतु, निषेध करने हेतु, समझ पा रहे हैं, निषेध करने हेतु, निषेध करने हेतु यूएसए की राजधानी, कोई बताएगा यूएसए की राजधानी? बहुत सिंपल है, यूएसए की राजधानी, यूएसए की राजधानी, यूएसए की राजधानी, बोलो ना क्या होगा, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। संकटाग्रस्त जीवों के, जीवों और उनके अंगों के, एवं उनके अंगों के अवैध व्यापार का निषेध करने हेतु, अवैध व्यापार का निषेध करने हेतु यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में, डीसी में वैश्विक, वैश्विक सम्मेलन। ठीक है, वैश्विक सम्मेलन क्या बोला गया उसको, साइट्स बोला गया। क्या बोला गया, साइट्स बोला गया। जो प्रभावी होता है कब, जो प्रभावी होता है 1976 में। कब होता है, 1976 में। जरा बताओ आप मुझे,
कि वाशिंगटन डीसी जो है एक किस नदी किनारे बसा हुआ शहर है, आप लोगों को पता होना चाहिए वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे बसा हुआ शहर है। तब तक मैं इसमें दूसरा पॉइंट लिख देता हूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, विश्व या ऐसे कह सकते हैं वन्यजीव संरक्षण हेतु, वन्यजीव संरक्षण हेतु, वन्यजीव संरक्षण हेतु हेतु विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन, विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन, विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन ये कौन सा हुआ, वाशिंगटन डीसी में साइट्स है ना, वाशिंगटन डीसी में क्या हुआ, साइट्स हुआ। वन्यजीव संरक्षण हेतु या वन्यजीव की सुरक्षा हेतु विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन कौन सा था, यही था। विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन कौन होता है, वाशिंगटन डीसी वाला, वाशिंगटन डीसी। यस, नाम आया है, आंसर आया है यहाँ पर बताए हैं, सरिता जी ने आंसर किया है वो पोटोमैक, क्या राइट, वेरी राइट, पोटोमैक नदी किनारे। ये किस नदी किनारे है, ये ध्यान रखिएगा, पोटोमैक नदी के किनारे बसा शहर। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा कोई भी शब्द देखते हुए आपको आपके उससे रिलेटेड सारी चीज़ें याद आनी चाहिए। पोटोमैक नदी के किनारे, पोटोमैक नदी के किनारे बसा शहर है वाशिंगटन डीसी, पोटोमैक नदी के किनारे बसा शहर, ठीक है। ये हो जाता है आपका क्या, ये हो जाता है आपका साइट्स, ये क्या हो जाता है, साइट्स हो जाता है 1973 में, 1973 में। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट समझौते पर आते हैं। नेक्स्ट समझौते का नाम क्या है, वियना सभा। नेक्स्ट समझौते का नाम क्या है, वियना सभा। और वियना सभा जो है, वियना सभा जो है ये कब होती है, 2 बार होती है। वियना सभा कब होती है, 2 बार होती है वियना सभा, ठीक है, वियना सभा। आप मुझे बताएंगे वियना कहाँ की, कौन से देश की है, कौन से देश की राजधानी है वियना। और वियना सभा जो होती है ये होती है 2 बार, एक बार होती है 1985 में, 1985 में, और एक बार होती है 1995 में, यानी कि 1995 में। 2 बार होती है वियना सभा। कितनी बार होती है, 2 बार होती है, 1985 में होती है और 1995 में होती है, 1985 में होती है और 1995 में होती है। बताइए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो वियना है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो वियना है ये क्या है, तो आप कहेंगे ये ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी। फटाफट आप मुझको बता दो कि जो वियना है किस नदी किनारे बसा हुआ शहर है, किस नदी किनारे बसा हुआ शहर है। तो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, डेन्यूब। डेन्यूब नदी के किनारे बसा शहर, डेन्यूब नदी के किनारे बसा शहर, ये भी आपको पता होगा। डेन्यूब नदी के किनारे बसा शहर है, ये बहुत ही प्यारा शहर, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। डेन्यूब नदी के किनारे, डेन्यूब नदी के किनारे, ठीक है, डेन्यूब नदी के किनारे बसा शहर, डेन्यूब नदी के किनारे, वियना सभा। और वियना सभा कनाडा बता रहे हैं, वियना जो है कनाडा थोड़ी ना है, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यस, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यस, सभी लोगों ने बताया। डेन्यूब नदी के किनारे, डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, वेरी गुड, ऑस्ट्रिया की राजधानी, एकदम राइट। यहाँ पर देखिए, ये जो वियना सभा होती है इसका संबंध किससे होता है, मैं एक बार आप लोगों से डिस्कस भी कर चुका हूँ। ओजोन, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले, ओजोन परत को, ओजोन परत को, ओजोन परत को नुकसान, ओजोन परत को नुकसान या फिर कह सकते हैं क्षरण, ओजोन परत को क्षरित करने वाले पदार्थ, ओजोन परत को क्षरित, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले, पहुंचाने वाले पदार्थों, पदार्थों जिसको आप बोलते हैं ओडियस, क्या बोलते हैं, ओडियस, ओजोन क्षरण पदार्थ। ओडियस को आप क्या बोलते हैं, पढ़ा चुके हैं, ओडियस को ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस बोलते हैं, ओडियस, ठीक है, ओडियस। ओजोन परत को नुकसान यानी कि क्षरित करने वाले या ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के, पदार्थों के उपयोग में, पदार्थों के उपयोग में कटौती, पदार्थों के उपयोग में
उपयोग में कटौती से संबंधित, उपयोग में कटौती से संबंधित, कटौती से संबंधित सम्मेलन, कटौती से संबंधित सम्मेलन कौन सा होता है? वियना सभा। यहाँ ध्यान रखिएगा, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले या ओजोन परत को क्षरित करने वाले पदार्थों के उपयोग में कटौती से संबंधित सम्मेलन जो होता है वो कौन सा होता है? वियना सभा होता है। पहला सभा वियना सभा 1985 में, 1985 में। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? आ जाओ। फिर क्या आएगा? फिर आएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर क्या आएगा बच्चे? फिर आएगा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये तो आपने पढ़ा है, फिर भी यहाँ पर सम्मेलन पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब बता दो जल्दी से कि मॉन्ट्रियल जगह कहाँ पर है? ये भी यहीं पर लगे हाथ तो हम लोग खत्म कर लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जो मॉन्ट्रियल जगह है ये कहाँ पर है? फटाफट आंसर कर दीजिएगा। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब होती है? ये होती है 16 सितंबर 1987 में। 16 सितंबर 1987 में होता है, ठीक है। 16 सितंबर 1987 में होता है। मॉन्ट्रियल जगह कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल जगह कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कनाडा। कहाँ पर है? कनाडा का शहर, कनाडा का शहर है ये, राजधानी नहीं। कनाडा की राजधानी तो ओटावा है, ठीक है। कनाडा का शहर है ये मॉन्ट्रियल, ठीक है। मॉन्ट्रियल कहाँ का शहर है? कनाडा का शहर है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में जाकर गिरती है। बिल्कुल मंटू जी, ये जो डेन्यूब नदी के बारे में बता रहे हैं, डेन्यूब नदी जो है ये जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में जाकर ब्लैक सी में जाकर गिरती है। और सबसे अधिक देशों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी का जो दर्जा है वो इसी को मिला हुआ है। सबसे अधिक देशों से होकर बहती है नदी, सबसे अधिक देशों से होकर बहती है नदी कौन सी? डेन्यूब नदी है। कितने देशों से? 10 देशों से होकर प्रवाहित होती है। और ये यूएसए की बोल्गा, सॉरी यूएसए कह रहे हैं, यूरोप की बोल्गा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये वाली बात मंटू जी ने बताई तो उसी को मैं आपको बता देता हूँ। बताइए यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे बोल्गा है। कौन सी है? बोल्गा। और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब। सबसे अधिक देशों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या है? तो आप बताएंगे सबसे अधिक देशों से प्रवाहित होने वाली नदी जो है वो है डेन्यूब नदी। कौन सी नदी है? डेन्यूब। 10 देशों से होकर प्रवाहित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की जो राजधानियां हैं या इंपॉर्टेंट शहर हैं वो इसी नदी किनारे बसे हुए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ये है ओजोन क्षरण पदार्थों के, ओजोन क्षरण पदार्थों के, ओजोन क्षरण पदार्थों, ठीक है। ओजोन क्षरण पदार्थों, क्या नाम लिया आपने? ओजोन क्षरण पदार्थों को आपने क्या कहा? ओजोन क्षरण पदार्थों को आपने क्या कहा? ओजोन क्षरण पदार्थों ओडियस, ओजोन क्षरण पदार्थों ओडियस, ठीक है। ओजोन क्षरण पदार्थों ओडियस को, ओडियस के उत्पादन एवं उपयोग में, के उत्पादन एवं उपयोग, उत्पादन एवं उपयोग, उपयोग को को कम करने, कम करने, कम करने से संबंधित, कम करने से संबंधित, कम करने से संबंधित, बताइए ओजोन क्षरण पदार्थों ओडियस के उत्पादन एवं उपयोग को कम करने से संबंधित, संबंधित सम्मेलन, ठीक है। संबंधित सम्मेलन। ओडियस में कौन कौन आ जाएगा? ओडियस में सबसे ज़्यादा आप किसका नाम लेते हैं? ओडियस में आप नाम लेते हैं, ओजोन क्षरण पदार्थों में ओडियस में आप नाम लेते हैं किसका? इसमें नाम लेते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। फिर कौन होता है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। फिर कौन होता है? फिर आपका होता है मेथिल ब्रोमाइड। फिर कौन होता है? मेथिल ब्रोमाइड हो जाता है, ठीक है। मेथिल ब्रोमाइड। इस तरीके से ये क्या है? इस तरीके से ये आपके क्या हो जाते हैं? ओडियस हो जाते हैं। इनका उत्पादन और उपयोग क्या हो? कम से कम हो, है ना। ओके उमेश जी, कल क्लास भी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। ओजोन क्षरण मटेरियल्स, वेरी राइट, बहुत अच्छा, आप लोग एकदम राइट पढ़ रहे हो। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसी में क्या होता है? ओजोन के, ओजोन के महत्व को समझाते हुए, ओजोन के महत्व को समझाते हुए ओजोन को बचाने की जागरूकता
के लिए एक दिन डिसाइड किया जाता है, कम से कम एक दिन तो हो जब ओजोन को क्या किया जाए, बचाया जाए, वो 16 सितंबर होता है। इसको हम लोग कहते हैं ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने की संकल्पना किस प्रोटोकॉल से आती है, किस सम्मेलन से आती है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आती है। विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने की बात यहाँ पर हो जाती है। विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने की, विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने की संकल्पना। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने की संकल्पना यहाँ से आती है। बोलो बच्चे, क्लियर है? टेल मी, कितनी बात क्लियर है? 16 सितंबर ओजोन डे, हाँ, यस 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 यस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया। आइए नेक्स्ट प्रोटोकॉल पर चलते हैं। ऐसे जल्दी जल्दी प्रोटोकॉल जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर हम लोग बातें करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। आइए नेक्स्ट प्रोटोकॉल देखिए। नेक्स्ट प्रोटोकॉल का नाम क्या है? नेक्स्ट प्रोटोकॉल का नाम है टोरंटो, टोरंटो प्रोटोकॉल। अब आपको ये बताना है कि टोरंटो जगह कहाँ पर है। देखें कितने लोग हैं जो ये बताएंगे। टोरंटो सम्मेलन है ना, टोरंटो सम्मेलन, टोरंटो सम्मेलन, टोरंटो सम्मेलन ये कहाँ पर है? फटाफट आप बताइएगा, टोरंटो सम्मेलन कहाँ पर है? अच्छा, टोरंटो जगह कहाँ पर, ये बताइए। टोरंटो सम्मेलन तो मैं बता दूंगा कि है ना, हाँ, यस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आता है। आप मुझे बताइए टोरंटो जगह कहाँ पर है? टोरंटो प्रोटोकॉल या सम्मेलन तो मैं बता दूंगा कि इसका मतलब क्या है। ये होता है 1988 में, 1988 में होता है, 1988 में होता है। टोरंटो जगह बताइए आप, तब तक सोच कर बताइए टोरंटो है कहाँ पर। इस सम्मेलन का मतलब क्या है कि 2005 तक, कब तक? 2005 तक, 2005 तो निकल गया है, 2005 तक, 2005 तक स्वेच्छा से, 2005 तक स्वेच्छा से ग्रीन हाउस गैस, सारी नहीं थी इसमें, सारी नहीं थी, ग्रीन हाउस गैस CO2 के उत्सर्जन में, ग्रीन हाउस गैस CO2 के उत्सर्जन में, CO2 के उत्सर्जन में 20% तक की कमी। ठीक है, टोरंटो सम्मेलन जो है इसका उद्देश्य क्या था? 2005 तक, 2005 तक स्वेच्छा से ग्रीन हाउस गैस CO2 के इमिशन में, CO2 के उत्सर्जन में 20% तक की क्या की जाए, कमी लाई जाए। इससे संबंधित क्या हुआ? टोरंटो सम्मेलन हुआ। अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया कि टोरंटो कहाँ पर है। काहे नहीं कर रहे हो, क्या बात है? जल्दी से आंसर करो कि टोरंटो कहाँ पर है, टोरंटो कहाँ पर है, आंसर करो ना, टोरंटो कहाँ पर है? कोई आंसर नहीं कर रहा है, अभी तक किसी का आंसर मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है, कोई आंसर नहीं कर रहा है। करिए, आंसर करिए बच्चे, विदाउट आंसर कैसे काम चलेगा? टोरंटो जो है ये कहाँ पर है, ढूंढ रहे हो क्या? टोरंटो जो है ये कहाँ पर है? ये है कनाडा में। टोरंटो कहाँ पर है? कनाडा में है, कनाडा, कनाडा में टोरंटो कहाँ पर है? कनाडा में है। टोरंटो कहाँ पर है? कनाडा में है। हो जाएगा, हो जाएगा ये। अब इसके बाद आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, या आप इसको बोलते हैं अर्थ समिट। क्या बोलते हैं? अर्थ समिट बोलते हैं। अर्थ समिट, अर्थ समिट कब होता है? 1992 में होता है। कब होता है? 1992 में। अब क्या था कि यहाँ पर ये देखा गया कि अलग तरीकों से पर्यावरण को बचाने की बात हो रही है ना, अलग तरीकों से पर्यावरण को बचाने की बात हो रही है। ऐसे पृथ्वी को बचाया नहीं जा पाएगा। यदि हम लोग एक प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, दूसरा प्रोसेस से पर्यावरण प्रदूषण होने लगता है।
यदि हम किसी उस प्रोसेस पर ध्यान देते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो दूसरा प्रोसेस पर्यावरण को प्रदूषित करने लगता है। तो क्या बात आई कि पृथ्वी पर तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप जीवन को बचा रख सकते हैं जब आप ओवरऑल पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने वाले या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर या प्रदूषकों पर क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए प्रथम शिखर सम्मेलन होता है। प्रथम शिखर सम्मेलन ये कौन सा था, प्रथम, फर्स्ट अर्थ समिट है ना। प्रथम शिखर सम्मेलन की बात करें, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये कब होता है, ये होता है 1992 में, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। आप एक चीज़ देखिएगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन को कितने साल हो गए यहाँ पर, जब 1992 आया तो स्टॉकहोम सम्मेलन को कितने साल हो गए, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, बता दीजिए स्टॉकहोम सम्मेलन को कितने साल हो गए, फटाफट आप लोग बता दीजिएगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन को कितने साल हो गए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो होता है ये 1992 में होता है। कहाँ पर होता है, ब्राज़ील के शहर, ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में, ब्राज़ील का शहर जगह है रियो डी जनेरियो। कहाँ पर हो रहा है, रियो, ठीक है, क्यों शॉर्ट में रियो ही बोल देते हैं, रियो डी जनेरियो में हुआ, रियो डी जनेरियो में होता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब होता है, ये होता है 1992 में। कब होता है, 1992 में होता है, रियो डी जनेरियो में होता है। ब्राज़ील का शहर है, ये कौन शहर है, ये ब्राज़ील का शहर है, ब्राज़ील देश का शहर है, ठीक है, ब्राज़ील देश का शहर है। रियो सम्मेलन, हाँ इसी को कह सकते हैं रियो सम्मेलन, ठीक है, लेकिन रियो सम्मेलन दो होंगे इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोल रहे हैं। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो होता है ये कब होता है, 1992 में होता है। कहाँ होता है, ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में होता है। बताइए, हाँ हाँ हाँ, सम्मेलन कहिए इसको। एक चीज़ मुझे बताइएगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन को कितने साल हो गए, स्टॉकहोम सम्मेलन को कितने साल हो गए बच्चे, यहाँ से स्टॉकहोम सम्मेलन को कितने साल हो जाते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन को यहाँ से कितने साल हो जाते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ से स्टॉकहोम सम्मेलन को 20 साल हो जाते हैं। कितने साल हो जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं, 20 साल, ठीक है, 20 साल हो जाते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन को कितने साल हो जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की बात की गई थी और उसके 20 साल बाद देखा गया कि अभी बहुत से सुधारों की आवश्यकता है। अब हमें क्या करना है कि यदि देखा जाए तो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि मानव की। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, मानव की है। मानव प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं उनको उपयोग नहीं कर रहा है, उनका दोहन कर रहा है और इतनी तीव्र गति से उनका उपयोग कर रहा है, इतनी तीव्र गति से उनको यूज करते जा रहा है कि यदि ऐसे यूज करते गया तो आने वाली पीढ़ी जो है वो क्या हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी उन पदार्थों को नहीं प्राप्त कर पाएगी। तो आने वाला जो समय है वो संकट में हो जाएगा, आने वाला जो समय है वो क्या हो जाएगा, संकट में हो जाएगा। इसलिए हमें अब एक ऐसी ज़रूरत है, अब हमें एक ऐसी ज़रूरत है, एक ऐसी विकास की ज़रूरत है जो पृथ्वी पर उपस्थित प्राकृतिक पदार्थों का समुचित उपयोग करते हुए हो विकास। ऐसा विकास की ज़रूरत नहीं है कि विकास तो हो रहा है लेकिन हमारा सारा का सारा जो पदार्थ हैं प्रकृति में वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां कुछ भी नहीं पा रही हैं। ऐसे विकास को हम लोग बोलते हैं सतत विकास। ऐसे विकास को हम लोग क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। इसको आप बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी कि पृथ्वी पर विकास हो, लोग विकास करें लेकिन पृथ्वी को नुकसान कम से कम पहुंचा कर करें। पृथ्वी पर विकास करें लेकिन नुकसान कम से कम पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो प्रथम शिखर सम्मेलन मनाया गया था ये क्या है, स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, स्टॉकहोम सम्मेलन की
20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए क्या होता है, मनाने के लिए 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है। एक बात आपने बता दी, यहाँ पर क्या होता है कि अब जो विकास है वो धारणीय विकास होना चाहिए। धारणीय विकास का मतलब है ऐसा विकास जो कि प्रकृति की भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हो, ऐसा विकास जिसमें कि ऐसा ना हो कि स्वयं को क्या कर लें, खत्म कर लें। वर्तमान के संसाधनों का संरक्षण करते हुए भविष्य के लिए सुरक्षित संसाधनों की योजना सस्टेनेबल कहलाती है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, सतत विकास है ना। यहाँ पर क्या आता है, सतत विकास की धारणा आती है, सतत विकास की धारणा, ठीक है। सतत विकास या फिर आप कह सकते हैं धारणीय विकास, सतत विकास या कह सकते हैं धारणीय विकास, इसको आप बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सतत विकास या धारणीय विकास की अवधारणा, सतत विकास या धारणीय विकास की क्या आती है, अवधारणा या संकल्पना या कॉन्सेप्ट आता है कि वर्तमान में जो साधन है इनका कुछ समुचित ऐसा उपयोग हो, वर्तमान में जो संसाधन है इनका कुछ समुचित ऐसा उपयोग हो कि वो उपयोग भी हो और उनका संरक्षण भी होता रहे, ताकि भविष्य में इन संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके, है ना। भविष्य में इन संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके, ऐसे विकास को हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, धारणीय विकास कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास में आपको जब मेंस में आप लोग जब सफल हो जाएंगे सब लोग प्री में, तो मेंस में लिखने के लिए यहाँ से मैं काफ़ी चीज़ें आपको कवर कराऊंगा, लेकिन अभी आप बस इतना ध्यान रखिएगा, सतत विकास या धारणीय विकास की यहाँ पर अवधारणा आई, यहाँ पर क्या आता है, अवधारणा आती है, जिसके लिए क्या किया जाता है, जिसके लिए एजेंडा 21 प्रस्तुत किया जाता है। क्या प्रस्तुत किया जाता है, एजेंडा 21, यानी कि यहाँ पर क्या है, जैसे आपने अभी देखा था कि 25 सूत्री कार्यक्रम था, वैसे एजेंडा 21 भी था। एजेंडा क्या था, 21 था, यानी कि जब हम लोग 21वीं शताब्दी में पहुंचेंगे, जब हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, 21वीं शताब्दी में पहुंचेंगे, तो फिर क्या होगा, ठीक है। सस्टेनेबल गोल, हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, 17, यस बिल्कुल सरिता जी, सारी बातें आपकी सही हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर क्या आता है, एजेंडा 21 आता है, यहाँ पर क्या आता है, एजेंडा 21 आता है, और एजेंडा 21 के एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या होता है, ये उद्देश्य होता है कि सतत विकास को या टिकाऊ विकास को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिकाऊ विकास ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिकाऊ विकास भी बोलते हैं, समझ पा रहे हो, टिकाऊ विकास भी बोलते हैं। तो एजेंडा 21 की यहाँ पर संकल्पना आती है, एजेंडा 21 की यहाँ पर क्या आती है, संकल्पना आती है। हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर एक विश्व या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय एक कोष की स्थापना होती है, ठीक है। यहाँ पर एक क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली चुनौतियों, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना, यहाँ पर आप क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना होती है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी फंड की, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फंड की क्या होती है, स्थापना होती है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी फंड में किस पर जोर दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष का काम क्या होता है कि प्रकृति में जो जलवायु परिवर्तन है उससे होने वाले प्रभावों का, फिर प्रदूषणों का, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की पूरी जिम्मेदारी क्या की जाती है, इस पर रखी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों का, ठीक है, और आर्थिक गतिविधियों से होने वाले प्रभावों का, ठीक है, इसके बाद प्रदूषण से होने वाले प्रभावों का, सारे के सारे का जिम्मेदारी किसके पास आती है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के पास आती है। ये हो जाता है आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन, या कह सकते हैं हम प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हो जाता है ये, ठीक है। बोलो, याद रहेगा।
जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, क्या इतनी बात याद रहेगी? फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। क्या इतनी बात ध्यान रह पाएगी आप लोगों को? जल्दी से आंसर कर दो, क्या इतनी बात ध्यान रह पाएगी? फिर हम लोग आगे चलें, ठीक है। आगे चलने पर हमको मिलता है क्या? हमको मिलता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या मिलता है? क्योटो प्रोटोकॉल। बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये होता कब है? ये होता है 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है? 1997 में होता है। देखिए आंसर नहीं कर रहे हैं आप लोग, आंसर जब तक नहीं करते हैं तब तक अच्छा नहीं लगता है। आप लोग आंसर करते रहा करिए। ये कब होता है? 1997 में होता है। क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है? 1997 में होता है। इनका ये डेट तो आपको ध्यान ही रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है? 1997 में होता है। और ये जो क्योटो जगह है, ये कहाँ पर है? क्योटो जगह कहाँ पर है? ये क्योटो जगह है जापान में। आप यदि थोड़ा बहुत पढ़े हों, थोड़ा बहुत सुने हों, ठीक है, तो आप यदि देखे होंगे कि जो शिंजो आबे, जापान के प्रधानमंत्री जो अब नहीं रहे, ये भारत भ्रमण पर आते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये कहाँ घूमने जाते हैं? वाराणसी भी घूमने जाते हैं। वाराणसी और क्योटो जो है एक जैसे ही क्या है, धार्मिक स्थान है, या कह सकते हैं आप इनको बहुत पुरातन शहर हैं, काफ़ी पुराने शहर हैं। भारत में जैसे वाराणसी है, वैसे ही जापान में कौन है? क्योटो है। जापान में कौन है? क्योटो है। अब जो क्योटो प्रोटोकॉल है, जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इसका संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन के लिए, जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है? पहला तो ये रहेगा, जो ये शिखर सम्मेलन है, या कह सकते हैं ये जो सम्मेलन हुआ, क्योटो सम्मेलन या क्योटो प्रोटोकॉल, ये किस पर आधारित है? जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, ग्लोबल वार्मिंग से संबंध है इसका। जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग से इसका क्या है? संबंध। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, ग्लोबल वार्मिंग से क्या है? संबंधित है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है? तो आप कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं। कौन है? ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित ये क्या है? प्रोटोकॉल है। और यदि आपसे पूछा जाए कि जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग में कौन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो आप नाम लेते हैं किसका? हरित गृह गैसों का। किसका नाम लेते हैं? हरित गृह गैसों का नाम लेते हैं। ये जो हरित गृह गैसें जो आपको मैंने बताई थी, 6 गैसें है ना, हरित गृह गैसों गैसों के उत्पादन में उत्पादन में 5% की कटौती, क्या है? हरित गृह गैसों के उत्पादन में 5% की कटौती की जाए, ठीक है। यदि पहला पूछा जाए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग से निपटने, उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सम्मेलन हुआ। और इनका जो कारण है वो क्या है? हरित गृह गैसें हैं। तो हरित गृह गैसों के उत्पादन में 5% की कमी, 5% की कमी की जाए, ठीक है। हरित गृह गैसों के उत्पादन में 5% की क्या की जाए? कमी की जाए। क्या की जाए? कमी की जाए। देख लीजिए ध्यान से, 5% की क्या की जाए? कमी की जाए। 5% की क्या की जाए? 5% की कमी की जाएगी। और ये कमी कौन करेगा? ये कमी कौन करेगा? हरित गृह गैसों के उत्पादन में ये कमी कौन करेगा? क्या सभी लोग कमी करेंगे? नहीं। ये कौन कमी करेगा? विकसित देश। कौन कमी करेगा? विकसित देश, विकसित देश। और इसमें जो था, इसमें हरित गृह गैसों में 6 का नाम था। कितने का नाम था? 6 का। हरित गृह गैसों में कितने का नाम था? 6 गैसों का नाम था। 6 गैसें। और 6 गैसों में CO2 हो गया, CH4 हो गया, CA2 हो गया, CO2, ठीक है, CO2, CH4, मीथेन, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका N2O, फिर आ जाएगा आपका H2O, फिर आ जाएगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, फिर आ जाएगा CFC। इनके उत्पादन में क्या करेंगे? 5% तक की 5% की कमी करेंगे। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये जो प्रोटोकॉल है, ये कब प्रभावित होता है? प्रभावी होता है 16 दिसंबर 2005 में। प्रभावी होता है 16 दिसंबर 2005 में। 16 दिसंबर 2005 में ये क्या हो जाता है? प्रभावी हो जाता है, ठीक है। 16 दिसंबर 2005 में प्रभावी हो जाता है। बोलिए, समझ पाए? टेल मी।
क्या इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए, क्या इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई है? 16 दिसंबर 2005 इसका क्या हो जाएगा? प्रभावी होना हो जाएगा। क्या होना हो जाएगा? प्रभावी होना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चा हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं कल ही क्लास में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और फिर हम लोग कल ही क्लास करेंगे क्योंकि आप लोगों का टाइम भी हो गया। आज थोड़ी सी क्लास लेट शुरू हुई थी, ताकि इसका रीज़न था, मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, और जो भी समस्याएं होंगी, जो भी दिक्कतें होंगी, आप कहोगे, आप दूर करोगे, क्योंकि आप और हमारा जो संबंध है ये सहजीवता का है। हम लोग आपस में दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ रहते हैं। और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर से ज़रूर पूछिए। दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप से आपकी समस्याओं को तुरंत दूर किया जाएगा। चाहे कोई सा भी आपका टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी आपका सेशन चल रहा हो, ना चल रहा हो, है ना, उसको आप ज़रूर से ज़रूर पूछते रहिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप ज़रूर से ज़रूर क्लियर करते रहिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और हाँ, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए जहाँ पर भी दिक्कत हो। हाँ, बिल्कुल सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, परेशान ना होइए, सब कुछ होगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। यदि आपने विश्वास जताया है तो आपके विश्वास में उतना ही खरा उतरा जाएगा जितना आपने विश्वास जताया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, सभी लोगों को धन्यवाद। हाँ, हिंदी की क्लास भी चलेगी, सारी क्लासें चलेंगी, कुछ भी छूटेगा नहीं। सब एकदम पकड़ पकड़ कर आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए दीजिए मुझको इजाज़त ख़त्म करने की। आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।